नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन शुक्र के राज्य संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछली क्लास में अपन ने शुक्र की जो दंड नीति है उसके संबंध में चर्चा की थी। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में मात्र एक ऐसा श्लोक है जिसे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हम मान सकते हैं। शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि प्रजा से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजा के पालनार्थ सेवक बनाया है। इस प्रकार जहाँ राज्य की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा बताकर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है, राजा को प्रजा का सेवक बताकर उसके प्रजा पालन के दायित्व पर बल दिया है और उसके किसी भी प्रकार के दैवीय अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। शुक्र ने राज्य को एक अनिवार्य और स्वाभाविक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। इसके पीछे कारण ये है कि इस संसार के अभ्युदय का आधार है वो राज्य है। जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य जनता के अभ्युदय का मूल आधार है। राज्य ही न्याय द्वारा धर्म, अर्थ, काम, जिनको कि त्रिवर्ग कहा गया है, की सिद्धि के लिए करता है। जैसे मल्ला के अभाव में नौका नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राजा के नेतृत्व के अभाव में प्रजाजन के नष्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहती है। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए ही नहीं वरन नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी माना है। राज्य की परिभाषा एवं सप्तांग सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य को सप्तांग राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात राज्य के 7 अंग माने गए। शुक्र भी इसका अपवाद नहीं है, उसने भी 7 अंगों से बना सावयवी राज्य का सिद्धांत स्वीकार किया है, जिसमें स्वामी है नंबर 1 पर, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 मित्र, नंबर 4 कोश, नंबर 5 राष्ट्र, नंबर 6 दुर्ग और नंबर 7 सेना। इनसे मिलके है वो राज्य बना है। शुक्र नीति में कहा गया है कि राज्य के इन 7 निर्माण तत्वों में स्वामी सिर है, जो अमात्य है वो नेत्र है, मित्र कर्ण है, कोश मुख है, सेना मन है, दुर्ग भुजाएं हैं एवं राष्ट्र पैर हैं। इस तरह शरीर के जो अंग हैं उनसे इन चीज़ों को कंपेयर किया गया है। एक अन्य प्रसंग में राज्य की तुलना वृक्ष से करते हुए राजा को इस वृक्ष का मूल, मंत्रियों को स्कंद, सेनापति को शाखा, सेना को पल्लव, प्रजा को धूल, भूमि से प्राप्त होने वाले कारकों को फल एवं राज्य की भूमि को बीज कहा गया है। ये उल्लेखनीय है कि जहाँ आधुनिक राजनीतिक विचारक राज्य के 4 तत्व मानते हैं, जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, तो जिस प्रकार आधुनिक जो विचारक राज्य के 4 निर्माणक तत्व मानते हैं, उसी प्रकार शुक्र ने है और कौटिल्य ने भी, इन्होंने सभी ने राज्य के 7 तत्वों को स्वीकार किया, जिनकी के ऊपर अपन ने चर्चा की है। शुक्र नीति में राज्य व राष्ट्र के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किसी विशिष्ट स्तर पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का जो रूप है वो प्रदान कर देता है। इस प्रकार शुक्र नीति राज्य व राष्ट्र के मध्य अंतर को आधुनिक राजनीतिक विचारकों की तरह स्पष्ट करती है। राज्य के कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यंत व्यापक बताया गया है। इसमें राज्य के कुछ कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिनमें दुष्टों का निग्रह है, प्रजा की रक्षा करना है, दान है, प्रजा का परिपालन है, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन है, राजाओं से कर वसूल करना है, शत्रु का मान मर्दन है, निरंतर भूमि अर्जित करना। ये सब चीज़ें उन्होंने राज्य के कार्यों में शामिल की है। राज्य के दायित्वों की सूची से स्पष्ट है कि शुक्र ने राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र का प्रतिपादन किया है और साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन है वो भी अर्जित करने चाहिए। प्रजा एवं राजनीतिक समाज की रक्षा करना, इसमें अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि राज्य का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करे।
आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से शुक्र ने राजा को निर्देशित किया है कि वह दुष्टों एवं आक्रमण करने वालों से सज्जन व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करें। अगर लोक कल्याण की हम बात करें तो शुक्र ने हस्तक्षेपादी धारणा के विपरीत राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। इसमें बताया गया है कि राजा स्वयं के सुख के लिए प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाए, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से राजा भी नष्ट हो सकता है। एक बात हम कर सकते हैं इसमें, राजा के कार्यों में अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। इसके संबंध में कहा गया कि राज्य का आवश्यक ये दायित्व है कि वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखे और व्यवसाय वाणिज्य के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य के पूर्ण नियंत्रण को स्वीकार किया गया है। शुक्र ने विभिन्न पदार्थों के उत्पादन, विक्रय, चिकित्सा आदि व्यवसायों का विनियमन करने की भी अपेक्षा की है। शुक्र के अनुसार सेना और राष्ट्र की रक्षा एवं समृद्धि के लिए कोष का आधारभूत महत्व है। कोष का अन्यायपूर्वक संग्रह भी नहीं करना चाहिए। राजा संकट काल का मुकाबला करने के लिए प्रजा से अधिक धन वसूल करे तो संकट काल की समाप्ति पर प्रजा को ब्याज सहित वो धन उसको वापस भी करना चाहिए। सामाजिक दायित्व इसके अलावा उन्होंने कार्यों में शामिल किया है। शैक्षणिक एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि शिक्षा के प्रसार के लिए राजा ही उत्तरदायी है। वो योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, ये उसी का दायित्व है। विधि और न्याय की हम बात करें तो शुक्र ने कौटिल्य की भांति विधि स्रोतों के अतिरिक्त राजाओं को विधि के स्रोत माना है और प्रशासनिक व्यवस्था को भी इसके कार्यों में शामिल किया गया है। इसके अलावा परराष्ट्र जो संबंध हैं कि दूसरे राष्ट्रों के साथ राजा है वो अपने संबंधों को किस प्रकार संपादित करेगा, इन सब की भी एक राजा से अपेक्षा वो की गई है। विदेश नीति के संचालन के लिए शुक्र व कौटिल्य के समान ही शासक के लिए कुछ सिद्धांत व नियम निर्धारित किए गए हैं। इनमें 4 उपाय, षड्गुण का सिद्धांत, इन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।